गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और साथ में एक चीज़ की उम्मीद और हम करते हैं कि आप लोग होमवर्क जो है वो आप कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों को हमें पता है कि सारे सब्जेक्ट में आपको होमवर्क मिल रहा है, तो इसीलिए हम आपको एक ही एक प्रश्न उत्तर आपको दे रहे हैं काम करने के लिए, जिससे आप आसानी से उसको कर सकें। और नहीं तो फिर डेली उसका वर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक प्रश्न उत्तर करिए, उसको दो एक बार दोहरा लेंगे तो आपको वो प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा। तो हमने शुरू किया था पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार की परिभाषा में एक बार और दोहरा देते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फिर शब्द को भागों में उसका वर्गीकरण किया गया। तो शब्द को जो 5 भागों में बांटा गया, शब्दों का वर्गीकरण जो है 5 आधार पे किया गया है। एक है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसको इससे पहले जब शुरुआत हमने किया था तब हमने आपको समझाया था, बताया था। तो हमारा आपका जो प्रश्न था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है। तो ऊपर ही परिभाषा आपको दी गई है कि शब्दों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो हम अभी तक हमने आपको रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ाया था। रचना के आधार पर अब आपने देखा होगा इसके 3 भेद हैं, जो आपको आओ दोहराए में मिल जाएगा। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में क्या है बेटा? रूढ़ वो शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और योग रूढ़ जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनता है लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो हमारा योग रूढ़ कहलाता है। इसके बाद इसमें से आप जब भी इसके बारे में लिखिएगा, जो आज का प्रश्न दिया गया रचना जो हमने कल आपको दिया है रचना के आधार पर, तो इसी तरह से इनके भेदों के नाम लिख करके उसके आगे एक एक उदाहरण दे दीजिएगा। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द आपके संस्कृत से आए हैं। तद्भव जो उसमें हिंदी जो उससे बिगड़े हुए अलग से उसके अर्थ बन करके आते हैं। और देशज शब्द जो आपके क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित हैं। विदेशी जो विदेशों से आए हुए शब्द है। और संकर शब्द जो मिले जुले हर देश की भाषाओं से मिला जुला जो शब्द है वो आपका संकर शब्द कहलाता है। अब आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद बताए गए। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। यही 6 प्रकार हम शब्द भंडार में पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को हॉलिडे होमवर्क भी दिया गया था। ये सारी चीज़ें शब्द भंडार के अंतर्गत आती। तो शब्द के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, गंगा, गमला, नदी आदि। इन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो वो हमारा एकार्थी शब्द कहलाता है। अब आपका दूसरा पॉइंट है पर्यायवाची समानार्थी। पर्यायवाची समानार्थी मतलब जिसके उसके समान कई अर्थ हों, तो वो हमारा पर्यायवाची और समानार्थी शब्द कहलाता है। कह रहा है कि समान अर्थ वाले शब्द पर्याय जो उसी के समान बराबर उसके अर्थ निकलते हो तो वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप जैसे देखिए हवा, तो हवा क्या? हवा का कई अर्थ हो गया, पवन, वायु, समीर, अनिल। तो इन शब्दों को हम अलग अलग जगहों पर इनका अर्थ जो है इसका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। अब आता है धरती। धरती का धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। तो इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ये हमारा पर्यायवाची समानार्थी एक ही समान
समानार्थी समझने का प्रयास करिए, जो उसके समान ही अर्थ निकलता हो वो समानार्थी कहलाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करता हो, यानी विपरीतार्थी मतलब उल्टा अर्थ प्रयोग करता हो, तो हमारा विलोम शब्द कहलाता है। जैसे सुख का दुख, आशा का निराशा, विष का अमृत और वरदान का अभिशाप, ये शब्द जो है विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आता अनेकार्थी शब्द। कह रहा जिन शब्दों से के एक से अधिक अर्थ निकले वे अनेकार्थी शब्द कहलाते। जिन एक शब्द का कई अर्थ, जैसे पत्र है तो पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। अर्थ है, अर्थ का धन भी होता है। प्रयोजन, किस अर्थ में ये काम किया गया हम कहते हैं प्रयोजन। और क्या अभिप्राय, मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है। तो जिसके एक शब्द के कई अर्थ निकले तो वो हमारा अनेकार्थी शब्द कहलाता है। अब पांचवा पॉइंट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप पढ़ते, यानी अनेक शब्द हैं उसका एक अर्थ निकलता हो, वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द कहा जाए, जैसे जो कभी ना मरे तो अमर एक शब्द हो गया। महीने में एक बार होने वाला मासिक। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो बहुत बोलता हो वाचाल। तो कहने का अर्थ है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम अनेक शब्द कहते हैं। अब छठे नंबर पर आपका आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्नार्थक माने भिन्न अर्थ, जिसका जो सुनने में तो समान लगे लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग सुनाई पड़े, दिखाई पड़े या लिखे जाएं, तो वो हमारा कहलाता है श्रुति सम। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग हो तो उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन का दिवस और दीन, दिन दीन, दिन दीन, समझने का प्रयास करो, दिन दीन, तो दीन का दरिद्र हो गया और दिन का दिवस हो गया। अवधि, अवधि मतलब भाषा और अवधि समय सीमा, उसकी क्या अवधि है। सिर्फ थोड़ा सा सुनने में ई और ई की मात्रा का फर्क है। अवधि भाषा और अवधि भाषा और अवधि यानी समय सीमा। तो ये हो गया आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर फिर से एक बार देख लीजिए, अर्थ के आधार पर शब्द को 6 भागों में बांटा गया है। एकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी में जिसका एक अर्थ निकले, पर्यायवाची में जिसका उसी के समान अनेक अर्थ निकले, विपरार्थी यानी विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकले, और अनेक शब्दों का देखो एक शब्द का कई अर्थ निकले अनेकार्थी, और अनेक शब्दों का एक अर्थ निकले एक शब्द, तो वो हमारा एक शब्द कहलाता है। और उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया, जिसके सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। तो ये हमने आज आपको अर्थ के आधार पर तीसरा भाग हमने आपको पढ़ा दिया है। आप प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिया, इसका प्रश्न भी आपको दिया, इसको आपको इसके भेद के बारे में, उसके कितने भाग हैं, शब्द के भाग 5 हो गए, उन 5 भागों के कितने भाग हैं उनके बारे में हेडिंग डाल के लिखना और उसके आगे एक एक उदाहरण दे देना। अर्थ के आधार पर जैसे आपने एकार्थी लिखा उसका एक उदाहरण, फिर विपरार्थी लिखा, विलोम से एक उदाहरण, इस तरह कर करके ये वाला एक भाग आपका, यानी इसका आपका चौथा भाग, और ये चौथा जो है आपका क्या था अर्थ के आधार पर, ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे
ओके बेटा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा, फिर से फ़ोन कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको समझा देंगे। थैंक यू।